हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो एसएससी एमटीएस के 2022 का जो नोटिफिकेशन निकला है उसके रिगार्डिंग है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की रिक्रूटमेंट के ऊपर। ये ऐसी नौकरी है जिसको कोई भी 10th पास अप्लाई कर सकता है, मेंस एग्जामिनेशन भी नहीं है और इंग्लिश वगैरह का भी कोई पेपर नहीं देने की जरूरत है। इसके अंदर इंग्लिश नहीं भी आता होगा तो आपका काम ठीक ठाक यहाँ पे चल जाएगा। तो इस नौकरी को अच्छे से ध्यान से चीज़ों को देखें क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। उसके बाद अब देखने वाले हैं सैलरी और जॉब प्रोफाइल कि आखिर इसके अंदर किस तरीके की नौकरी होगी, सैलरी क्या होगा और प्रमोशन से आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे बुक्स का कि कौन सी बुक्स बेस्ट है यहाँ पे क्रैक करने के लिए, और बुक्स वाले पार्ट के अंदर एक दो किताबें ऐसी बताऊंगा आपको जिसके अंदर सिंगल किताब से आपकी नौकरी निकल जाएगी। बुक्स वाले पार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस को, उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ को, उसके बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को। प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको बता देता हूं अभी कि लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि एसएससी एमटीएस को क्रैक करने के लिए ना बहुत ज्यादा आपको देने की जरूरत है मॉक टेस्ट। वो भी पिछले साल के अगर मॉक टेस्ट आपको मिले तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि एमटीएस के अंदर बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं क्वेश्चन। मतलब जो पहले आए थे वही क्वेश्चन सेम उठ करके आपके आ जाएंगे, ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। आप लेके चलिए 30 से 40% पेपर रिपीट होता है अगर पिछले 10 साल का पेपर सॉल्व कर लेते हो तो। और 30 से 40% में 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट उठ करके आ जाते हैं पिछले साल के पेपर्स के अंदर। तो यहाँ पर आप noornikhil.in को यूज कर सकते हो मॉक टेस्ट लेने के लिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्री मॉक टेस्ट आप सबसे पहले जाकर दीजिए एसएससी एमटीएस का, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अपने आपको रजिस्टर करिए और फ्री मॉक टेस्ट जाकर के दीजिए एसएससी एमटीएस का। उसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट के बारे में बता दूं कि पूरे के पूरे जितने भी आपको मार्केट में मॉक टेस्ट मिलते हैं ना, 1 से 2 कंपनियां बनाती हैं, बाकी सब अपना अपना स्टैंप लगा के बेचते हैं। तो आप कोई भी मॉक टेस्ट ले लीजिए, सब एक ही मॉक टेस्ट है, एक ही कंपनी बना रही है, ठीक है। सेकंड चीज आपको बता दूं कि मेरा सबसे सस्ता वाला मॉक टेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी बनाती है उसके अंदर सबसे सस्ता जो होता है, मैंने वो उठाया कि सबसे सस्ता आपको पड़े स्टूडेंट को, ठीक है। तो 99 रुपीज में आप चाहो तो एसएससी की सारी नौकरियों का पैकेज उठा सकते हो। मतलब एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी हो नौकरी एसएससी की, सबका मॉक टेस्ट आप दे पाओगे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को भी आप एज अ मॉक टेस्ट दे पाओगे, सेक्शनल वाले पेपर को भी आप एज अ मॉक टेस्ट दे पाओगे। इसके अलावा 150 रुपए में आप चाहो तो सारी की सारी सरकारी नौकरियों का 400 से ऊपर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, noornikhil.in का, आप लोग जरूर चेकआउट करना। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने फॉर्म के ऊपर, एसएससी एमटीएस के ऊपर। एसएससी एमटीएस का मतलब है, एसएससी जो है वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट करता है, उसके मंत्रालय के अंदर। और एमटीएस जो है यहाँ पे मल्टी टास्क स्टाफ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एमटीएस की नहीं है नौकरी, इसके अंदर आपको नारकोटिक्स ब्यूरो के अंदर और आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर भी आपकी हवलदार लेवल की नौकरी है, जिसके अंदर दोनों को मिला दिया जाए तो काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसीज बन जाती है। तो चलिए डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट का। तो 22 मार्च 2022 को इसका फॉर्म निकल चुका है और 30 अप्रैल 2022 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपसे कोई फॉर्म भरते वक्त गलती हो जाती है तो 5 मई 2022 को इसका फॉर्म दोबारा खोलेगा, सिर्फ करेक्शन ठीक करने के लिए। और 9 मई 2022 तक, या मतलब कि आपको ये टोटल 4-5 दिन का आपको टाइम मिलेगा 9 मई तक के लिए। इसके बाद जो इसका एग्जामिनेशन है वो जुलाई 2022 में आपका शेड्यूल्ड है कि जुलाई 2022 में होगा। तो हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। पिछले मेरा फॉर्म जो मैंने आपको बताया था उसमें एप्लीकेशन फीस में लोग परेशान थे, तो यहां पर आपको बताता हूं कि एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए है। फीमेल कैंडिडेट कोई भी हो सबके लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। और एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। और जनरल वगैरह के लिए भी ज्यादा नहीं है, 100 रुपए ही एप्लीकेशन फीस है। तो हम बात कर लेते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट की बात करूं तो इसके अंदर 2 तरीके की नौकरियों की नोटिफिकेशन ये अकेले में निकली हुई है। एक है एमटीएस की और दूसरी है हमारी, मैंने बताया, नारकोटिक्स ब्यूरो और कस्टम्स के अंदर हवलदार की, ठीक है। तो 3603 टोटल वैकेंसी है आपकी हवलदार की। और एमटीएस की वैकेंसी अभी नहीं बताई गई है, लेकिन अगर मैं पिछले साल का कंपैरिजन कर लूं तो 9000 टोटल आपकी वैकेंसी निकली थी,
ठीक है। 9000 भी दो अलग अलग तरीके में डिवाइडेड है, मैं आपको बताऊंगा। और ये 9000 पोस्ट स्टेट वाइज भी डिवाइडेड रहती है, स्टेट के हिसाब से भी रहती है। तो 9000 निकले थे इस साल, हम मान के चले मरे से मरे हालत में 5000 भी निकले, जबकि मुझको आइडिया है इस साल लगभग 9500 तक पोस्ट निकलने के चांसेस हैं। लेकिन मैं मरे से मरा 5000 भी लेके चलता हूं तो 5 और 3 आपका 8000 पोस्ट तो मरे से मरे हालत में भी आपका इस रिक्रूटमेंट के अंदर होने ही वाला है। तो बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज भी निकली हुई है। तो ये हो गया हमारी पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर दो पार्ट है, एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज की बात कर लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। एज का जो क्राइटेरिया यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड है, 18 to 25 और 18 to 27, यानी 18 से 27 और 18 से 25 साल की उम्र के बीच में लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दो अलग अलग तरीके की पोस्ट है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 18 से 25 के अंदर एमटीएस के कुछ पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, प्लस हवलदार आप अप्लाई करते हो अगर नारकोटिक्स ब्यूरो के अंदर, तो 18 से 25 साल की उम्र तक की ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नारकोटिक्स ब्यूरो के अंदर अप्लाई करते हो कस्टम्स के अंदर, ठीक है, तो आप 18 से 27 साल तक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 18 से 27। प्लस यहां पर भी एमटीएस की कुछ पोस्ट हैं। तो दो तरीके की पोस्ट में डिवाइडेड हो गया है, एमटीएस के कुछ पोस्ट प्लस नारकोटिक्स ब्यूरो के अंदर हवलदार 18 से 25 और कस्टम्स में हवलदार प्लस एमटीएस की कुछ पोस्ट 18 से 27 एज के ब्रैकेट में आएगी। तो ये दो आपका हो गया एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसके अंदर आपका जो है, जो आपका रिलैक्सेशन है वो मिलता है एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप्ड अनरिजर्व्ड को 10 साल और फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस ओबीसी हुआ तो 13 साल, वैसे एससी एसटी का 15 साल, ऐसे करके सारी जो रिलैक्सेशन है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 10th में कितने परसेंटेज आए होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी परसेंटेज आया हो। अगर आप 10th अभी अपीयरिंग हो, आपका पेपर नहीं हुआ है, पेपर होने वाला है, रिजल्ट नहीं आया, आप नहीं अप्लाई कर सकते। अगर 30 अप्रैल 2022 तक आपका रिजल्ट आ जाता है, आप 10th पास हो जाते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। अगर आपके कंपार्टमेंट आया हुआ है किसी पेपर में और आप 10th में लेकिन ओवरऑल पास हो, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका टोटल सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपने 10th करेस्पॉन्डेंस से किया हुआ है यानी पत्राचार से किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 10th में 2-3 बार फेल भी हुए हो लेकिन लास्ट में आप पास हो गए हो, अपने यूपी बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड से किया है, किसी भी दुनिया के बोर्ड से किया हुआ है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी 10th पास स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ये हमने देख ली नोटिफिकेशन के सारी डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब हम आ जाते हैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर कि आखिर नौकरी कैसी है, किस तरीके की नौकरियां हैं इसके अंदर, प्रमोशन देखेंगे, सैलरी देखेंगे। सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात अगर हम करें यहाँ पे तो सारे के सारे पोस्ट की बात कर रहा हूँ, हवलदार हो या फिर एमटीएस की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे में सैलरी जो आपकी मिलने वाली है, आप लेके चलिए 21-22 हज़ार मैक्सिमम सैलरी मिलने वाली है। बहुत अच्छे शहर में पोस्टिंग होगी तो, अगर आप नॉर्मल शहर में पोस्टिंग होती है तो 18-19 हज़ार रुपये यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। एक चीज़ आपको बता दूं कि लेवल होती है सरकारी नौकरी के अंदर, लेवल 1, 2, 3, 4 करके लेवल होता है सैलरी का। तो ये लेवल 1 का सैलरी, यानी इससे नीचे परमानेंट सरकारी नौकरी की सैलरी होती ही नहीं है। तो ये सबसे छोटी नौकरियों में से एक है। छोटा इन सेंस सैलरी के हिसाब से, ठीक है, और किसी मायने में ऐसा कोई छोटा नहीं है। आपको अभी बताऊंगा कैसे इसके अंदर प्रमोशन का भी हिसाब है। तो सैलरी के हिसाब से सबसे कम सैलरी वाली नौकरी है। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर पोस्ट की, आखिर किस किस तरीके की पोस्ट एमटीएस के अंदर होगी, ठीक है। तो एमटीएस के अंदर आपकी जो पोस्ट होगी वो होगी आपकी ऑपरेटर की होगी, गेट कीपर की होगी, वॉचमैन की होगी, जूनियर ऑपरेटर की होगी, गार्डनर की होगी, कुछ पोस्ट प्यून की भी होंगी। तो जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करोगे यानी जिस पोस्ट के लिए आप वैसे एलिजिबल होगे उस पोस्ट में आपकी नौकरी यहाँ पे लगेगी। पर ये सुन के हताश होने की बात नहीं है कि भाई ये तो मेरे को प्यून बना देंगे, ये तो मुझे गार्डनर बना देंगे। आगे सुनिए, प्रमोशन की बात सुनिए। जैसे ही आप एसएससी एमटीएस की नौकरी पकड़ते हो, ठीक है, जो कि 10th पास की नौकरी है, ठीक है, आपको 12th भी नहीं पास किया आपने, 2 साल आपके हाथ में बचे हुए हैं, आप 5 से 6 साल में एलडीसी बन जाओगे, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क बन जाओगे, जो कि 12th में एसएससी सीएचएसएल का पेपर दोगे, जिसके अंदर बहुत भर भर के कंपटीशन होता है, प्लस 2-2 पेपर देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लेते हैं वो, तब जाकर के आप बनते हो। यहाँ पर आप बन जाओगे 5 साल के अंदर, ठीक है। और कोई पेपर देने की जरूरत नहीं कि कोई पेपर आपको देना है, पेपर क्या भाड़ में, कुछ भी नहीं देना, आप बन जाओगे और आपकी सैलरी हो जाएगी आराम से
30-32 हज़ार रुपए के आसपास, कम से कम मैं आपको बता के चल रहा हूँ। उस वक्त तक, आज के हिसाब से 30-32 बता रहा हूँ, जब आपका होगा ये नौकरी पाओगे तब तक 40 हज़ार के आसपास सैलरी होगी, आप लेके चलिए। अब इसके अंदर बताता हूँ, अगर आप पेपर दे देते हो, अपना अंदर पेपर भी होता है और बहुत नॉर्मल है SSC MTS के अंदर UDC बन जाना, तो अगर आप पेपर देते हो ना तो आपका डिपार्टमेंटल पेपर के थ्रू आप UDC बन जाओगे, अपर डिवीजन क्लर्क बन जाओगे, आपकी सैलरी हो जाएगी 37,000 38,000, और ये आप कर सकते हो अपनी नौकरी के पहले 5 साल के अंदर ही। लेकिन अगर आप मान लो भाई मैं कुछ भी नहीं पेपर दे रहा, सब कुछ गया भाड़ में जिंदगी में, तो मैं कहां पहुंच सकता हूं MTS का पेपर दे करके? देखिए 1800 ग्रेड पे से आप स्टार्ट करोगे, लेकिन आप जा सकते हो इंस्पेक्टर लेवल तक। मतलब आप इसको इस हिसाब से समझिए कि जब कोई सिविल पुलिस में कांस्टेबल या सिपाही बनता है ना, तो वो सब इंस्पेक्टर में उसके करियर खत्म हो जाता है, यानी ASI से SI बनते बनते 2 प्रमोशन में खत्म हो जाता है। लेकिन यही कांस्टेबल अगर कोई पैरामिलिट्री में बनता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो वो इंस्पेक्टर लेवल तक जाता है और ऊपर लेवल तक जा सकता है। अगर कोई सब इंस्पेक्टर बनता है तो वो DIG लेवल तक जाता है CISF के अंदर। लेकिन वही अगर कोई सब इंस्पेक्टर बनेगा सिविल पुलिस के अंदर, तो बस DSP लेवल तक ही जाता है, 2 प्रमोशन ही उठा पाता है अपनी जिंदगी में, और ये पता नहीं कितने प्रमोशन उठाता है। वैसे ही SSC MTS सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो 1800 ग्रेड पे से आप भले स्टार्ट करोगे, लेकिन आप काफी ऊपर के रैंक तक जा पाओगे। आपका स्टेट पुलिस का कांस्टेबल सोच रहा होगा कि मैं ऊपर हूं, लेकिन समय के साथ ये उससे भी ऊपर रैंक पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छे खासे रैंक तक ऊपर जा सकते हो, इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो लोग अगर कोई बड़े सपना देख रहे हैं मत अप्लाई करिएगा, जो लोग जरूरत है अप्लाई कर दीजिएगा बिल्कुल। और जो लोग को लग रहा है भाई मुझे नौकरी चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए कि ठीक है फ्यूचर में काम चल जाए और अभी नौकरी चाहिए, वो लोग जरूर अप्लाई करें। तो सब लोग समझ रहे हो ना, अगर आप बहुत बड़े सपने हैं तो मत अप्लाई करिए, क्योंकि उसके हिसाब से ये नौकरी नहीं है। तो ये हो गया बेसिकली आपका प्रोफाइल, प्रमोशन, हर चीज हमने समझ लिया। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो टोटल जो इसके अंदर प्रोसेस है वो टोटल 2 प्रोसेस। सबसे पहला है आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जो कि आपका एग्जामिनेशन बताऊंगा कैसे होता है। तो इसको आप अगर पास कर जाते हो तो इसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा। सेकंड पेपर जो होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव के अंदर, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश में नहीं देने की जरूरत है, इंग्लिश में भी दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर आप अपने राज्य की भाषाओं में भी दे सकते हो। 8th शेड्यूल के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दूंगा। बहुत सारी भाषाएं हैं, उसके अंदर आप किसी भी भाषाओं में पेपर दे सकते हो, मतलब हिंदी में भी दे सकते हो, किसी में भी दे सकते हो। और ये बस क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब बस पास करना है आपको किसी तरह। कितने नंबर लेकर के आना है, यानी आपको 40% से ऊपर लेकर के आना है तो आप पास माने जाओगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर। ठीक है, और अगर आप EWS कैंडिडेट हो, OBC SC ST हो, तो आपको 35% ही लेकर के आना है, 40% लाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए प्रीलिम्स का पैटर्न देख लेते हैं कि आखिर कौन से पेपर आपको देने हैं। तो देखिए टोटल 4 पेपर होने वाले आपके प्रीलिम्स में। सबसे पहला जो पेपर होगा वो होगा इंग्लिश का, उसके बाद आपका रीजनिंग का, उसके बाद आपका क्वांट का, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस का। चारों ही के अंदर आपको 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 मार्क्स के। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए 100 मार्क्स के। लेकिन इसके अंदर जो टाइमिंग है वो 60 मिनट नहीं है, यहाँ पर 90 मिनट टाइमिंग मिलेगी, 90 मिनट्स मिलेगी। मेरे हिसाब से SSC CHSL और CGL को भी 90 मिनट कर देना चाहिए। कट ऑफ भले हाई जाएगा, लेकिन बच्चों के नॉलेज टेस्ट होगा। 60 मिनट एक गलत टाइमिंग है, जो मुझे लगता है फ्यूचर में क्या पता चेंज हो। तो ये हो गया आपके 4 पेपर है, 4 पेपर होंगे। इसके अंदर कोई भी सेक्शनल आपका कट ऑफ नहीं निकलने वाला है, सेक्शनल टाइमिंग भी नहीं होने वाली है कि आपको इंग्लिश में कितने नंबर लेकर के आने। इंग्लिश में 0 भी लेकर के आओगे ना, ओवरऑल पास हो रहे होगे तो आप पास हो जाओगे। इसके अलावा इसके अंदर 0.25 के नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 की। तो आपको सेक्शन वाइज कोई पेपर नहीं खुलेगा, एक ही साथ सारे पेपर खुल जाएंगे, आप देते रहो 100 के 100 क्वेश्चन, 90 मिनट आपको मिलेगा। आप सबके सब एक साथ देते चलो, ऐसा कुछ सेक्शन वाइज यहाँ पे नहीं खुलने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में होगा। इंग्लिश का पेपर आपको बस हिंदी में देना नहीं होगा, इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में दोगे आप। ठीक है, इसके बाद जो पास करेंगे डिस्क्रिप्टिव में आएंगे। डिस्क्रिप्टिव में देख लेते हैं क्या होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपके टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक आपका ऐसे राइटिंग होगा और एक लेटर राइटिंग होगा। ठीक है, और अगेन मैं आपको बता चुका हूँ 25-25 मार्क्स का ये होगा, 2 क्वेश्चन 50 मार्क्स के टोटल होंगे, 45 मिनट यानी 45 मिनट्स मिलेगा आपको। और ये पेन पेपर में होगा। ठीक है, पेन पेपर में आपको लिखना होगा। और इसके अंदर आप हिंदी में भी दे सकते हो, और बथेरी भाषाएं हैं इसके अंदर जिसमें आप दे सकते हो। ठीक है, 8th शेड्यूल के अंदर जितनी भाषाएं हैं सारे ही भाषाओं में आप दे सकते हो, किसी भी मतलब एक भाषाओं में, और ऑप्शन सारे भाषाओं का आपके पास अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा पैटर्न, जो इसको पास कर जाएगा। मेरिट लिस्ट बनेगी, जो मेरिट लिस्ट में बस प्रीलिम्स का मार्क्स आपका गिनती होगी, प्रीलिम्स में कितना नंबर लेकर के आए हो। लेकिन अगर 2 स्टूडेंट के प्रीलिम्स में बराबर मार्क्स आ जाते हैं तो देखा जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव में किसके मार्क्स ज्यादा हैं। जिसके डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा होंगे उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो तब डिस्क्रिप्टिव का आपका सामने आएगा। वैसे अगर आपको बस
पास करना है। इसके अंदर प्रीलिम्स ही आपका सबसे ऊपर है, सब कुछ उसी से होना है। और इसके अंदर बता दो जो हवलदार की पोस्ट है उसके अंदर आपको थोड़ा सा फिजिकल टेस्ट भी होगा। स्क्रीन पे देख लीजिए क्या टेस्ट होने वाला है। उसके अंदर आपको वॉकिंग होगी, साइकिलिंग होगी। 1600 मीटर के आपको वॉकिंग करना पड़ेगा 15 मिनट के अंदर, ये मेल के लिए है। और फीमेल को 1 किलोमीटर करना है, वो भी 20 मिनट के अंदर। और साइकिलिंग करनी होगी 8 किलोमीटर आधे घंटे में। और लड़कियों को, फीमेल्स को 3 किलोमीटर करना होगा 25 मिनट में। लेकिन अगर आप हवलदार की नौकरी के लिए अप्लाई करते हो ना, तो उसके अंदर ये सब कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि आपको एक ही फॉर्म भरना है और इसके अंदर सारे के सारे पोस्ट का अप्लाई कर सकते हो आप एक ही फॉर्म के थ्रू। और एग्जामिनेशन भी आपके पास एक ही होगी, जो मैं आपको बता दिया इसी पैटर्न के हिसाब से। नौकरी अलग अलग आप इसके अंदर मिल जाएगी। तो चलिए हमने देख लिया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब आ जाते हैं बुक्स के ऊपर कि कौन सी किताबें बेस्ट हैं इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आप जीरो हो, सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस ही पास करना है, कुछ और पास ही नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दूंगा फोटो। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है एसएससी एमटीएस की कंप्लीट गाइड। ठीक है, सब कुछ चारों के चारों पेपर इसके अंदर भरे हुए हैं पूरे। आपको पूरा का पूरा सिलेबस इसके अंदर कवर्ड है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको 2-3 दिए हुए हैं। तो ये कंप्लीट गाइड है, बस आप इसको परचेस कर लीजिए। साथ में ना प्रीवियस ईयर पेपर्स की या तो किताब परचेस कर लीजिए, वो बेस्ट रहेगा। वरना आप मेरा मॉक टेस्ट ले सकते हो, जो कि मैं आपको बताया एसएससी के लिए सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसमें पिछले साल के पेपर्स को भी अलग अलग शिफ्ट के 2020 के, 21 के, 19 को आप दे सकते हो एक मॉक टेस्ट के जैसे। मतलब मॉक टेस्ट जैसे आपका पेपर खुलता है वैसे खुल जाएगा और पिछले साल का ही पेपर होगा, तो आप उसको दे सकते हो। बहुत अच्छी बात है ये। तो आप बुक ले लो, मॉक टेस्ट दे लो, या फिर बुक ले लो, मॉक टेस्ट दे लो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने ही पड़ेंगे आपको। ये तीनों का भी सेट बना सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। ये हो गया उनके लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ एसएससी एमटीएस क्रैक करना है और कुछ नहीं करना है, वो ये कर सकते हैं। सेकंड के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड जो है हमारा, अगर आपको एसएससी एमटीएस से नहीं सीएचएसएल की भी तैयारी करनी है, आगे सीजीएल की भी तैयारी करनी है, तो देखिए कंप्लीट कंबाइंड पैकेज आता है, दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आता है। तो उसके अंदर आपका जनरल इंग्लिश है, साइंस है, क्वांट है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, सारे के सारे चीजें हैं। तो आपको जो जनरल साइंस है वो आपके सीजीएल और उसमें काम आएगा, यहाँ पर काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एसएससी की सारी तैयारी करना चाहते हो, एसएससी के साथ भी आपको बहुत सारी बैंकिंग के अंदर सारी तैयारियां हो जाएंगी, आप एक कंबाइंड पैकेज भी परचेस कर सकते हो। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि सस्ते में काम चल जाए। क्योंकि एक एक बुक आप लेओगे रीजनिंग का, आप 600-700 रुपए की पड़ेगी, और यहाँ 700 रुपए में 5-6 किताब आपके पास आ जाएंगी। तो ये एक अच्छी बात है। तो आप पैकेज कंप्लीट ले सकते हो। ये 2 ऑप्शन हो गया आपके पास। जो एडवांस लेवल का ऑप्शन ये हो गया, और फर्स्ट लेवल का ऑप्शन हमारा हो गया कि हम नॉर्मल गाइड से पढ़ाई कर लें। इसके अलावा अगर आपने एसएससी सीएचएसएल की किताब पहले से परचेस कर रखी है, मेरी बताई हुई, तो आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हो, उससे भी एमटीएस की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग सिंगल बुक का सोच रहे हैं, सिंगल बुक मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि सिंगल बुक से अच्छा यहाँ पे ये जो बुक मैंने आपको बताया वो है एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, अगर आपको सिंगल बुक जानना है, मेरा पिछला कोई भी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे जो सिंगल किताबें बताएं आप उसको परचेस कर लीजिए। एसएससी एमटीएस क्या है, वो तो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी करता है, तो ये तो बहुत बच्चा लेवल है। लेकिन एसएससी एमटीएस के लिए मैं यही पैकेज आपको रिकमेंड करता हूँ। और इसके अलावा किताब है जिसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस अगर आपको मॉक टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उस बुक को आप डेफिनेटली परचेस कर लीजिएगा। 100 रुपए के आसपास की किताब है, उसके अंदर पिछले साल के सारे पेपर दिए हुए हैं। मतलब पिछले साल के पेपर तो सॉल्व करने ही करने हैं, कुछ भी छूट जाए, सिलेबस छूट जाए, लेकिन वो नहीं छूटना चाहिए, उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। तो ये हमने देख लिया सारा का सारा बुक्स। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका न्यूमेरिक और अल्फाबेटिकल सीरीज। उसके बाद है आपका कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, सैलोजम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, रैंकिंग, नॉन वर्बल, आपका पेपर फोल्डिंग वगैरह के क्वेश्चन होते हैं वो, और आपका ब्लड रिलेशन, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और आपका वर्ड्स ऑर्डर। तो हो गया रीजनिंग का। अब हम आ जाते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में है आपका इसके अंदर नंबर सीरीज, एलसीएफ, एलसीएम, उसके बाद परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रिगो, डाटा इंटरप्रिटेशन और अलजेब्रा। इसके अंदर मैं आपको बता दूं क्वांट के सिलेबस के अंदर कि कुछ भी बहुत हैवी नहीं आने वाला, बहुत ऊपर के लेवल से आएगा। ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, वरना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ खास नहीं आने वाला है इसके अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री में लोगों की थोड़ी सी मतलब नहीं होता, उतना अच्छे नहीं होता है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री हटा भी सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में सबसे पहला टॉपिक है स्पॉटिंग एरर, उसको फिल इन द ब्लैंक, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग डिटेक्शन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस और कंप्रिहेंशन पैसेज। तो ये हो गया इंग्लिश। अब हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के ऊपर, जिसके अंदर आपके स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक ज्यादा होंगे, जैसे
आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद आपका कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स के हो गए, जनरल पॉलिसीज हो गया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। उसके बाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया। इसके बाद आपका जो जनरल इवेंट जो होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, लेटेस्ट में क्या हो रहा है डिफेंस के अंदर, या फिर कौन कौन सी पॉलिसीज़ निकली हुई हैं, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर अगर मंत्री वगैरह बदले हैं, स्पेशल कुछ हुआ है तो उसके ऊपर आता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में किसके पास क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा हेड है, और लेटेस्ट जो भी चल रहा होगा, जैसे अभी यूक्रेन चल रहा है, रशिया चल रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत चीज़ें, बहुत अंदर नहीं, ऊपर ऊपर ही। तो ऐसे ऐसी चीज़ें जैसे कि ये पूछ लेगा यूएसएसआर कब अलग हुआ था, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आएंगे आपके। तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है, बस यही हो गया, और सब कुछ आपको बेसिक लेवल पे पढ़ना है, हाई लेवल पे नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया सारा सिलेबस। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर, और मैक्सिमम स्टूडेंट भाग चुके होंगे, देखे नहीं होंगे यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं। जब आप इसके अंदर नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होगे ना, तो इसके अंदर आप तो कई सारे पोस्ट के लिए अप्लाई कर दोगे, लेकिन जब आपकी नौकरी लग रही होगी, कट ऑफ के अंदर इसीलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कट ऑफ से रिलेटेड है। जब आपकी नौकरी लग रही होगी, अगर आप कट ऑफ में ऊपर की रैंक पे आपका होगा, अच्छा रैंक आपका आ रहा होगा, कट ऑफ में आप ऊपर पास हो रहे होगे, तो ऑटोमेटिकली 18 से 25 साल वाली आपकी नौकरी याद है, इसके अंदर दो तरीके की नौकरियां एज, एक 18 से 25 है, एक 18 से 27 है। तो जो 18 से 25 साल वाली नौकरियां है ना, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देंगे ये लोग, ठीक है, कि आप उस कट ऑफ में जाइए। अगर आपके कट ऑफ बहुत कम होगा तो आपको 18 से 27 देंगे, वरना 18 से 25 वाली नौकरियां ही आपको ये लोग प्रेफरेंस में डालेंगे कट ऑफ के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो दो तरीके का कट ऑफ निकलता है। एक निकलता है 18 से 25 साल की उम्र वाला कट ऑफ, और एक 18 से 28 साल वाली कट ऑफ। ये दो अलग अलग टोटली कट ऑफ निकलते हैं हमारे। और इन दो कट ऑफ के बाद ये सारे के सारे जो दो कट ऑफ हैं, ये स्टेट वाइज डिवाइडेड हैं, राज्यों के हिसाब से इसके अंदर कट ऑफ निकलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले 18 से 25 साल वालों का कट ऑफ, जो कि हमारा लास्ट ईयर का है। तो इसके अंदर जो बिहार के अंदर जो कट ऑफ गया था सबसे ज़्यादा, वो है 93.06 जनरल के लिए, ठीक है। ओबीसी के लिए 91.44, SC ST के लिए कोई सीट नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद आपका यूपी में 81, झारखंड में 82, उड़ीसा में 75, ऐसे अलग अलग है। आपका केरला में 79, देख सकते हो आप, दिल्ली में 76। तो इस तरीके से अलग अलग, आपका गोवा में 72, गुजरात में 70, महाराष्ट्र में 70.49। ये सब मैं आपका जनरल के लिए बता रहा हूँ कट ऑफ। तो ये कट ऑफ आपका गया था, ठीक है, समझ सकते हो कट ऑफ का क्या हाल है। और सबसे ज़्यादा बिहार में कट ऑफ गया था, पूछो मत आप। तो चलिए अब हम आ जाते हैं 18 से 27 साल वाले में। 18 से 27 साल वाला जो है, आई थिंक मैं 28 बोल दिया होगा बीच में, तो 27 ही समझ के चलिएगा। तो 18 से 27 साल वाला जो है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कट ऑफ अगेन बिहार का ही गया था, वो गया था आपका 87.29। उसके बाद यूपी में 80.44, झारखंड में 82.96, उड़ीसा में 76। ऐसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर बहुत सारे अलग गया था। दिल्ली में 74 गया था आपका, महाराष्ट्र में 72, गुजरात में 73, गोवा में 77। ये सारे जनरल के कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। और ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बोलते हैं इसको, क्योंकि मतलब इतना लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है बाकी नौकरियों में। यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पर तो मार ही दोगे। 90 मिनट भी मिल रहे हैं, ध्यान देखिएगा। 90 मिनट में 90 आपका कट ऑफ बिहार के होना, तो मैं कहूँगा मत अप्लाई करना। क्या कट ऑफ जाएगा भगवान जाने। यूपी में अप्लाई कर दो, कहीं अप्लाई कर दो, कट ऑफ एटलीस्ट निकलने के चांसेस आपके पास होंगे। तो ये था कट ऑफ की सारी डिटेल, जो कि आपके स्टेट वाइज थी और उम्र के हिसाब से बटी हुई थी। इसके अलावा कोई सेक्शनल कट ऑफ वगैरह इसके अंदर नहीं होता है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको मैंने बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, वो फ्री में है आपके पास टोटली। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।